नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि सीएम धामी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच चुके हैं और एनडीए को बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं और पार्टी की बैठक में शामिल होंगे। सीएम धामी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। तो एनडीए को बहुमत मिलने के बाद सीएम धामी दिल्ली पहुंचे हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और पार्टी की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। एनडीए को बहुमत मिलने के बाद सीएम धामी दिल्ली पहुंचे। तो उत्तराखंड से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं और एनडीए को बहुमत मिलने के बाद सीएम धामी दिल्ली पहुंचे। पार्टी की बैठक में शामिल होंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो एनडीए को बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के चुनाव परिणाम के बाद पहली बार दिल्ली आए हैं और दिल्ली में शपथ समारोह में भी शामिल होंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और पार्टी की आगामी नीतियों पर भी चर्चा हो सकती है। तो एनडीए को बहुमत मिलने के बाद सीएम धामी दिल्ली पहुंचे। तो पार्टी की बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और एनडीए को बहुमत मिलने के बाद सीएम धामी पहली बार पहुंचे। तो उत्तराखंड की 5 की 5 सीटों पर विजय प्राप्त होने के बाद पहली बार एनडीए की जीत के बाद बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे। सीएम धामी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय केंद्रा हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, एनडीए को बहुमत मिलने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। इसको लेकर शपथ में भी शामिल होंगे और क्या कुछ जानकारी आपके पास इस बैठक को लेकर और शपथ समारोह में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे? पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर है और दिल्ली दौरे पर इसलिए भी है कि उत्तराखंड राज्य ने भाजपा की हर उस उम्मीद पर खरा उतरने का काम किया जिसमें 5 सीटों को जीतने का काम बीजेपी की तरफ से किया गया है। राज्य में किस प्रकार से वोट परसेंटेज रहा है, किस प्रकार से बीजेपी की रणनीति रही है, जो चुनाव में सफलता मिली है, उसी चीज को बताने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर है। पार्टी संगठन के नेताओं से मुलाकात भी होगी, उनसे बातचीत भी होगी। साथ ही जो प्रशासन केंद्र में भी इंडी गवर्नमेंट कर रहा है उसको लेकर भी बधाई यहाँ पर देने का मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। साथ ही आगामी दिनों में किस प्रकार से उत्तराखंड में और विकास की योजनाओं पर काम किया जा सकता है, जो रोडमैप सरकार ने बनाया उस पर किस प्रकार से सरकार आगे बढ़ेगी, उन सब चीजों को लेकर मार्गदर्शन लेने का काम भी मुख्यमंत्री की तरफ से अपने इस दौरे के दौरान किया जाएगा। और ये कहा जा सकता है, जो संभवतः सूत्र बता रहे हैं, कि नई सरकार के गठन के शपथ ग्रहण समारोह तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में ही मौजूद रहेंगे। इस दौरान विभिन्न नेताओं से उनकी मुलाकात वहां पर रहेगी और संभावित जो मंत्री होंगे एनडीए सरकार के उनसे भी बातचीत कर उनसे भी मुलाकात करने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से वहां पर किया जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए महत्वपूर्ण दौरा है और राज्य के विकास के लिहाज से भी इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में जब आचार संहिताएं खत्म हो जाएंगी तो फिर राज्य में विकास की जो कार्यों की जो रफ्तार होगी उसकी कैसे बढ़ाई जाए उसके लिए अभी से ही बातचीत करेंगे और जो मार्गदर्शन केंद्र का मिलेगा, संगठन के नेताओं का मिलेगा, उस पर चलने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। जी अबे, तो जिस एक बात तो ये साफ कही जा सकती है कि जो जिम्मेदारी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह
धामी के कंधों पर थी कि उत्तराखंड की 5 की 5 लोकसभा सीट पर विजय प्राप्त करना, और उन्होंने बखूबी उस चीज को किया और 5 की 5 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में उन्होंने डाल। अब ये बैठक कितनी अहम हो जाती है और आगे की क्या रणनीति होगी, और इस चीज को लेकर और क्या एक बड़ी जिम्मेदारी भी पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर आ सकती है? बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कद है, अब कोई छोटा कद नहीं, बड़े नेताओं में उनकी पहचान यहाँ पर हो चुकी है, बड़े नेताओं में शुमार हो चुके हैं। क्योंकि जिस प्रकार से उत्तराखंड में पहले चरण में चुनाव खत्म हो गया था, उत्तराखंड में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोजाना 2 से 3 जनसभाओं को करने का काम यहाँ पर किया था, 3 विधानसभाओं को एक दिन में कवर करने का काम किया था, उसी का परिणाम था कि उत्तराखंड के 5 सीटों पर बीजेपी ने अच्छे मतों के साथ 5 सीटों को जीतने का काम यहाँ पे किया है, जीत की हैट्रिक पूरी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव से बड़ी चुनौती है 2024 के लोकसभा चुनाव की थी, जिस पर पार्टी को जीत की हैट्रिक पूरी करने का लक्ष्य पार्टी के सामने था, और उस चीज को बखूबी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरा करने का काम यहाँ पर किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि बीजेपी के लिए हर विधानसभा सीट पर मत प्रतिशत को बढ़ाने का जो लक्ष्य था, इस बार ये कह सकते हैं कि धामी सरकार के जो भी मंत्री यहाँ पर रहे हैं, सभी मंत्रियों ने बेहतर काम यहाँ पर किया था, और उसी का परिणाम रहा कि हर मंत्री ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में बेहतर परफॉर्मेंस के साथ विपक्षी दलों को मात देने का काम वहाँ पर किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो गृह जनपद की जो सीट रही है, उनकी खटीमा, जो जहाँ पर उनका गृह जनपद है, घर है, वहाँ पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ही जो व्यवहार और विकास की योजनाओं का नतीजा रहा कि विपक्षी दलों को मात देने का काम वहाँ पर किया गया, और सबसे ज्यादा मत प्रतिशत वहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिला है। इसके अलावा उत्तराखंड के बाद भी जिस प्रकार से देश के अन्य विभिन्न राज्यों में 80 से ज्यादा जनसभाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है, उसी का परिणाम रहा है कि वही जगहों पर जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गए थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जीत मिली है, और लगातार जो उनका कद है वो बढ़ा हुआ है। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब दिल्ली के दौरे पर है तो पार्टी नेताओं से जरूर बातचीत करेंगे और बताने का काम करेंगे कि किस प्रकार से उत्तराखंड में बेहतर तरीके से संगठन और सरकार काम कर रही है। अब तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कद बढ़ा है, जिसका जिक्र आप लगातार कर रहे हैं, चाहे वो 2022 विधानसभा का चुनाव हो, हमने देखा कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी जिम्मेदारी उठाई, और चाहे वो 2024 लोकसभा चुनाव में देखें तो 5 की 5 सीट कांग्रेस को कहीं से भी ओवरटेक नहीं करने दिया उत्तराखंड में, और लगातार जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में जाकर प्रचार प्रसार करना, एक बड़ी जिम्मेदारी उठाते हुए हमने इस बार देखा। लोकसभा चुनाव में हमने ये देखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से खुद आगे बढ़कर के जिम्मेदारी उठाया उन्होंने, और तमाम राज्यों के तमाम जिलों के प्रत्याशियों के लिए जाकर के उन्होंने प्रचार प्रसार किया, तो वो एक मुख्यमंत्री का एक कद और एक ऑरा भी दिखाई पड़ता है। क्या उसका भी एक नतीजा है कि उत्तराखंड में चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, और हर किसी में जीत मिलती चली जा रही है? बिल्कुल है, इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व का इस्तेमाल कह सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां भी जा रहे हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिल रही है, और उत्तराखंड में पिछले 3 सालों में अगर उठाकर चुनाव के आंकड़ों को उठाकर तो बीजेपी ने हर चुनाव को बखूबी जीतने का काम यहाँ पर किया है। 2022 का विधानसभा चुनाव हुई जिसमें बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने का काम यहाँ पर किया गया था। 47 सीटों पर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पर आई थी। उसके बाद जिस प्रकार से पंचायतों निकायों के चुनाव में सफलता यहाँ पर मिली थी, जो ब्लॉक चुनाव में थे उसमें बीजेपी को बड़ी सफलता यहाँ पर मिली थी, तो ये समझा जा सकता है कि ये लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व का ही कमाल है कि उत्तराखंड में विपक्षी दलों को मात मिल रही है और बीजेपी की लगातार चुनाव में बड़ी जीत मिलती नजर आ रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कद है वो लगातार बढ़ रहा है और देश में फायर ब्रांड नेता के रूप में उनकी एक नई पहचान बनती हुई नजर आ रही है। अब आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। तो लोकसभा चुनाव की परीक्षा में धामी सरकार के मंत्री पास तो हो गए, मगर इस बार मंत्रियों के नंबर जरूर कम हो गए। प्रदेश में कई दिग्गज नेताओं की विधानसभाओं में वोट घट गए, लेकिन सीएम धामी की सीट खटीमा में भी वोट बढ़ गया। आपको बता दें कि सतपाल महाराज की चौबत्ता खान विधानसभा में 20,688 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। प्रेमचंद अग्रवाल की ऋषिकेश विधानसभा सीट में 67,383 यानी 67,383 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले।
सुबोध उनियाल के नरेंद्र नगर विधानसभा सीट से 31,147 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, जबकि धन सिंह रावत की श्रीनगर विधानसभा सीट में 28,484 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। धामी कैबिनेट के कृषि मंत्री गणेश जोशी की मसूरी विधानसभा सीट में 45,779 वोट मिले, जबकि रेखा आर्य की सोमेश्वर विधानसभा सीट से 24,664 वोट मिले और सौरभ बगुड़ा की सीतारगंज विधानसभा सीट में 56,294 वोट मिले। अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की विधानसभा की, तो उनकी सीट बद्रीनाथ, वहां से 31,854 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी अध्यक्ष विधानसभा की कोटद्वार सीट से 46,096 वोट मिले। तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जीत की हैट्रिक पूरी कर दी है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री मोदी और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जोड़ी जनता को पसंद आई और यही वजह है कि इस चुनाव में जनता ने दोनों को जिताने का काम किया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने यह कहा कि जनता को बीजेपी सरकार पर भरोसा बढ़ा है। प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो जनता ने उनको अपनाया, अपना आशीर्वाद दिया है, देवतुल्य जनता ने जो उनके कार्यों को सराहा है, वो निश्चित तौर पे रिजल्ट के रूप में हमें दिखाई देता है। उत्तराखंड देवभूमि में हम पांचों की पांचों लोकसभा सीटें जिस प्रकार से विजयी होके आए हैं, वो ये दर्शाता है कि हमारी देवतुल्य जनता ने, जो पुष्कर सिंह धामी जी ने, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो कार्य किए जनता के हित में, वो पूरी तरीके से जनता ने उसको सराहा है और उसको इनाम के रूप में देवतुल्य जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। सहस्त्रताल से 13 ट्रैक्टर्स को किया गया रेस्क्यू और 22 में से 9 ट्रैक्टर्स की मौत हो चुकी है। 9 के शव को भटवाड़ी लाया गया है। उत्तरकाशी मौसम खराब होने के कारण ट्रैक्टर्स फंस गए थे। तो ये बड़ी खबर हम आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं। 22 में से 9 ट्रैक्टर्स की अब तक मौत हो चुकी है और उनके शव को भटवाड़ी लाया गया है। तो एसडीआरएफ का जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो खत्म हो चुका है। सहस्त्रताल से 13 ट्रैक्टर्स को रेस्क्यू किया गया और बेस कैंप से हमें निकाला। फिर इंसिडेंट एरिया पे भी बहुत बार गए, लेके आए। प्लान बी तक सोचा था सुरेश जी ने। हम इनके लिए, इसके लिए तो हमेशा ऋणी रहेंगे। अब हमारे लिए रहने के लिए भी जगह किया, खाना सब प्रोवाइड किया। इससे बड़ा क्या कर सकते, कोई क्या कर सकते। तो अभय हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अभय, एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है और सहस्त्रताल से 13 ट्रैक्टर्स को भी रेस्क्यू कर लिया गया है। इसको लेकर आगे क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास इस पूरी घटना को लेकर? जो ये उत्तरकाशी के सहस्त्रताल ट्रैकर्स का जो मामला था, उस मामले पर जो रेस्क्यू अभियान एसडीआरएफ की तरफ से शुरू किया गया था, उस रेस्क्यू अभियान को अब यहाँ पर पूर्ण सफल रूप से यहाँ पर कंप्लीट करने का काम कर दिया गया एसडीआरएफ की तरफ से। जो ट्रैकर्स के जो 100 थे, उन 6 शवों को आज नीचे भटवाड़ी लाने का काम एसडीआरएफ की तरफ से किया गया। हेली के माध्यम से उन सभी शवों को देहरादून लाने का काम यहाँ पर किया जाएगा, जहाँ से उनके जो संबंधित परिजन हैं उनके सुपुर्द इन शवों को कर दिया जाएगा। पूरे रेस्क्यू अभियान में कह सकते हैं कि जिस प्रकार से तत्परता के साथ एसडीआरएफ ने काम किया है, उस तत्परता के चलते जो 13 ट्रैकर्स थे उनको सभी को सकुशल बचाने का काम यहाँ पर किया गया और जो 100 थे उन 100 को भी निकालने का काम यहाँ पर एसडीआरएफ तरफ से कर लिया गया। एसडीआरएफ ने इस पूरे रेस्क्यू अभियान के लिए ए और बी 2 प्लान तैयार करे थे। जिस ए प्लान में जमीनी स्तर से रेस्क्यू अभियान को शुरू करने का काम किया गया था। प्लान बी के तहत जो हवा के माध्यम, हेली के माध्यम से जो रेस्क्यू अभियान शुरू करने का काम किया गया था, उसको भी सफलता मिली थी और ये कहा जा सकता है कि पूरे 48 घंटे के भीतर एसडीआरएफ ने इस पूरे अपने अभियान को, रेस्क्यू अभियान को कंप्लीट करने का काम यहाँ पर किया है। जो ट्रैकर्स, 13 जो ट्रैकर्स सकुशल
जिसको रेस्क्यू किया गया, उन सभी को बेस कैंप से बाहर हेलीपैड तक लाने का काम किया गया। उसके बाद उन्हें जो प्राथमिक उपचार था या जिनका जो चेकअप होना था उसको करने के बाद उन्हें देहरादून लाने का काम कर दिया गया। और ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी SDRF प्रदेश में किसी भी विपदा से निपटने के लिए और चुनौतीपूर्ण कार्य से भी यहाँ पर तैयार थी। अब तो सवाल ये है कि जो ये 22 में से 9 ट्रैक्टर्स की मौत हो चुकी है, बाकी के जो ट्रैक्टर्स हैं वो किस हालत में हैं, क्या उनकी क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि 22 जो ट्रैकर्स सदस्यों का जो दल निकला था, जिसमें से 9 की साल मृत्यु यहाँ पर रही है, उस पर ये कह सकते हैं कि सिर्फ 3 या 4 ऐसे ट्रैकर्स थे जो वहाँ पर जिनकी मृत्यु वहाँ पर हुई थी। बाकी जो ट्रैकर्स थे जो सदमे के चलते थे, उनके सदमे के चलते कह सकते हैं कि उनकी मौत यहाँ पर हुई है। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति जो कही जा सकती है नियंत्रणपूर्ण में है। जो ट्रैकर्स जिनको रेस्क्यू सकुशल किया गया है, उन सभी को मेडिकल उपचार के बाद ये कह सकते हैं कि उनको अब वापस लाने का काम कर दिया गया है। मेडिकल उपचार के बाद उन सभी को अब घर भेजने का काम यहाँ पर किया जा रहा है और पूरी तरीके से इस रेस्क्यू अभियान को SDRF की तरफ से कंप्लीट करने का काम किया गया है। जी अब तो जिस तरीके से मौसम भी लगातार खराब हो रहा है, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। तो SDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है। केंद्र पोषित योजनाओं का पैसा नहीं हो सका है जमा, बैंकों को बड़ा झटका लगा है। तो केंद्र सरकार ने लागू किया है SNS स्पर्श मॉडल। राज्य भेजे जाएंगे केंद्र को खर्च के बिल और पैसे के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्पर्श मॉडल बनाया गया है। तो केंद्र पोषित योजनाओं का पैसा जमा नहीं हो सका है और इसके लिए SNS स्पर्श मॉडल तैयार किया गया है और राज्य केंद्र को जो भी खर्चा हुआ है उसका बिल भेजेंगे, यानी कि पैसे के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह स्पर्श मॉडल बनाया गया है। तो केंद्र सरकार ने SNS स्पर्श मॉडल बनाया है और बैंकों को यह बड़ा झटका लगा। तो देहरादून से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केंद्र पोषित योजनाओं का पैसा जमा नहीं हो सका है और इसके लिए बैंकों को बड़ा झटका लगा। केंद्र सरकार ने स्पर्श मॉडल बनाया क्योंकि लगातार जिस तरीके से बैंक को यह झटका लगा है, इसको लेकर के अब केंद्र को जो भी खर्च होगा वो राज्य इसका बकायदा बिल भेजेंगे। पैसे के दुरुपयोग को लेकर के यह स्पर्श मॉडल बनाया गया है। तो लगातार जिस तरीके से पैसों का दुरुपयोग हो रहा था, इसे रोकने के लिए तो अभय कैंपुरा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अभय, जिस तरीके से बैंकों को नुकसान हो रहा है, अब इसके लिए राज्य को केंद्र सरकार को खर्च का बिल भेजना होगा। अभय, सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, आप अभय से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो पैसों का जो दुरुपयोग हो रहा था उसे रोकने के लिए स्पर्श मॉडल बनाया गया है और इस स्पर्श मॉडल के थ्रू राज्य सरकार जो भी खर्च करेंगे उसका बकायदा बिल भेजना होगा केंद्र को लगातार, क्योंकि जिस तरीके से बैंकों को यह झटका लग रहा था, केंद्र पोषित योजनाओं का पैसा जमा नहीं हो पा रहा था, इसको लेकर के राज्य सरकार अब केंद्र सरकार को एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। आपको बकायदा बिल भेजना होगा कि आपने पैसा कहां खर्च किया और क्या चीजें हुई हैं। अब आपको एक एक चीज बिल भेजना पड़ेगा। तो SNS स्पर्श मॉडल बनाया गया है, गठित किया गया है और राज्य इसके लिए जिम्मेवार होंगे, क्योंकि जो भी पैसा खर्च होगा आपको अब केंद्र सरकार को बकायदा इसके लिए बिल भेजना होगा। तो पैसों के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह स्पर्श मॉडल बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां केंद्र पोषित योजनाओं का पैसा जमा नहीं हो सका है और ये बैंकों को ये बड़ा झटका है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसे लागू किया है। SNS स्पर्श मॉडल, SNS स्पर्श मॉडल के थ्रू राज्य सरकार जो भी खर्च करेंगे आपको उसका बिल केंद्र को भेजना होगा। पैसे के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह स्पर्श मॉडल बनाया गया, क्योंकि जिस तरीके से पैसों का दुरुपयोग हो रहा था, बैंकों को घाटा हो रहा था, बैंक इससे घाटे में जा रहे थे, इसके लिए स्पर्श मॉडल को लाया गया और स्पर्श मॉडल के थ्रू अब राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को बकायदा जो भी खर्च करेंगे आपको
केंद्र सरकार को इसका बिल भेजना होगा, इसकी जानकारी देनी होगी, इसका हर एक चीज का आपको बिल देना होगा। तो हमारे सहयोगी अभय केंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरीके से अब राज्य सरकार को बकायदा केंद्र सरकार को बिल भेजना होगा, जो भी वो खर्च करेंगे, स्पर्श मॉडल बनाया गया, क्योंकि बैंकों को बड़ा नुकसान हो रहा है इससे। ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के जो निर्देश है उन निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया और राज्य में जो केंद्रीय योजनाओं का जो फंड था उस फंड को खर्च करने का जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को बदलने का काम यहाँ पर हुआ है। केंद्र के निर्देश पर अब ये कह सकते हैं कि एक स्पष्ट मॉडल तैयार करने का काम राज्य सरकार की तरफ से कर दिया गया। यानी पहले जो धन सीधे मिला करता था और उस धन को बैंकों में जमा करके उसका दुरुपयोग होने की जो आशंका ज्यादा रहती थी। ठीक है अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमको जानकारी देने के लिए। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।